तलाक के 5 साल बाद पत्नी डीएम बन गई। पति सड़क किनारे भीख मांगता मिला। फिर जो हुआ। सौरभ ने अपनी जिंदगी में कभी बड़े सपने नहीं देखे थे। उसके लिए सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, मजदूरी करना, अपनी छोटी सी हार्डवेयर की दुकान संभालना और शाम को थका हुआ घर लौट आना ही जिंदगी थी। शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर बसे छोटे से कस्बे रामपुर में उसका नाम मेहनती लड़कों में लिया जाता था। लेकिन उसके स्वभाव में एक ऐसी कमी थी जो धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी को निगल जाने वाली थी। वो बेहद घमंडी था। उसे लगता था कि वह जो सोचता है वही सच होता है और उसके फैसले कभी गलत नहीं हो सकते। दूसरी तरफ उसी जिले के एक साधारण परिवार में रहने वाली सलोनी बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल थी। उसके पिता रमेश सरकारी स्कूल में क्लर्क थे और मां सरिता सिलाई करके घर का खर्च चलाने में पति का हाथ बंटाती थी। घर में 2 छोटे भाई और एक छोटी बहन थी, जिनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी भी कहीं न कहीं सलोनी अपने कंधों पर महसूस करती थी। वो हमेशा कहती थी, एक दिन मैं ऐसा मुकाम हासिल करूंगी कि मेरे माँ बाप को कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। उसके कमरे की दीवार पर सिर्फ एक तस्वीर लगी थी, एक जिलाधिकारी की, जिसे देखकर वो हर सुबह खुद से कहती, एक दिन मैं भी यही कुर्सी संभालूंगी। लेकिन ये सपना जितना सुंदर था, उसे पूरा करने का रास्ता उतना ही कठिन था। घर की आर्थिक हालत ऐसी नहीं थी कि बड़े शहर जाकर कोचिंग कर सके, इसलिए वो कस्बे में चलने वाली एक छोटी सी लाइब्रेरी में पढ़ती थी, पुराने नोट्स खरीदती थी और रात देर तक पढ़ाई करती थी। समय बीतता गया और एक दिन दोनों परिवारों के बीच रिश्ता आया। सौरभ के माता पिता को पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी ताकि समाज में इज्जत बढ़े, जबकि सलोनी के माता पिता को मेहनती और कमाने वाला लड़का चाहिए था। दोनों की एक साधारण मुलाकात हुई। सौरभ ने ज्यादा बातें नहीं की, बस इतना पूछा, तुम्हें खाना बनाना आता है? सलोनी मुस्कुराकर बोली, जी आता है, लेकिन पढ़ाई भी मेरे लिए उतनी ही जरूरी है। सौरभ ने बिना ज्यादा सोचे कहा, अगर घर की जिम्मेदारियां निभाओगी तो मुझे पढ़ाई से कोई दिक्कत नहीं है। सलोनी के चेहरे पर उम्मीद की एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे लगा शायद भगवान ने उसकी मेहनत समझ ली है। कुछ ही दिनों बाद पूरे गांव की मौजूदगी में दोनों की शादी हो गई। शादी के शुरुआती दिन किसी खूबसूरत सपने से कम नहीं थे। सलोनी सुबह जल्दी उठकर पूरे परिवार के लिए नाश्ता बनाती, सास ससुर के पैर छूती, फिर घर का काम खत्म करके अपनी किताबें लेकर बैठ जाती। सौरभ जब मजदूरी पर जाता तो जाते समय मुस्कुराकर कहता, ज्यादा पढ़ लेना, एक दिन अफसर बन जाना। सलोनी भी हंसकर कहती, तब आपको लोग डीएम साहब के पति कहेंगे। दोनों हंस पड़ते। उन दिनों लगता था जैसे किस्मत ने दोनों के लिए खुशियों का दरवाजा खोल दिया हो। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां से सब कुछ बदलने लगता है। सौरभ की मां कमला को बहू का रोज घर से बाहर जाना पसंद नहीं था। शुरुआत में उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में शक का बीज उगने लगा। एक दिन पड़ोस की शांति आई और बोली, भाभी, आपकी बहू तो रोज तैयार होकर बाहर जाती है। आजकल की लड़कियों पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। बस यही एक वाक्य कमला के दिल में घर कर गया। उसी रात उसने सौरभ से कहा, बेटा, लड़की चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी हो, औरत की असली जगह घर होती है। रोज रोज बाहर जाने वाली लड़कियां सीधी नहीं होती। सौरभ ने हंसकर बात टाल दी, मां, सलोनी ऐसी नहीं है। लेकिन कमला यही नहीं रुकी। अगले दिन फिर बोली, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दुनिया देखी है। पढ़ाई तो बहाना है, पता नहीं किससे मिलने जाती होगी। धीरे धीरे यही बातें हर दूसरे दिन दोहराई जाने लगी। सौरभ बाहर से चाहे चुप रहता, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में भी शक की हल्की परछाई बनने लगी। उधर सलोनी को इन सब बातों का अंदाजा तक नहीं था। वो सिर्फ अपनी किताबों, नोट्स और सपनों में खोई रहती थी। सुबह 4 बजे उठना, घर का काम करना, फिर लाइब्रेरी जाना, वापस आकर खाना बनाना, रात को देर तक पढ़ना, यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी।
कई बार थकान से उसकी आंखें किताबों पर ही बंद हो जाती, लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभालकर फिर पढ़ने लगती। उसे पता था कि उसका सपना किसी एक दिन की मेहनत से पूरा नहीं होगा। एक शाम जब वो लाइब्रेरी से लौट रही थी, तो रास्ते में उसके पुराने कॉलेज के प्रोफेसर मिल गए। उन्होंने पूछा, तैयारी कैसी चल रही है सलोनी? उसने मुस्कुराकर कहा, सर, पूरी कोशिश कर रही हूं। प्रोफेसर ने उसे कुछ नई किताबों के बारे में बताया और कहा, हार मत मानना, तुम्हें अधिकारी बनने की पूरी क्षमता है। ये बातचीत मुश्किल से 2 मिनट चली होगी, लेकिन उसी समय दूर खड़ा सौरभ का चचेरा भाई दीपक ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई। रात को उसने घर पहुंचते ही कमला से कहा, चाची, आज मैंने अपनी आंखों से देखा। भाभी सड़क किनारे एक आदमी के साथ बड़ी देर तक हंस हंस कर बातें कर रही थी। कमला ने बिना सच जाने बात को और बढ़ा दिया। जब सौरभ घर लौटा तो मां ने उसी बात को इस तरह सुनाया जैसे कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया हो। सौरभ ने पहले विश्वास नहीं किया, लेकिन उसके मन में पैदा हो चुका शक अब धीरे धीरे जड़ें जमाने लगा था। उसने उसी रात सलोनी से पूछा, आज रास्ते में किससे बातें कर रही थी? सलोनी ने बिल्कुल सहज होकर कहा, मेरे कॉलेज के प्रोफेसर थे, उन्होंने कुछ किताबों के बारे में बताया। सौरभ ने पहली बार उसकी आंखों में शक की नजर से देखा। वो बोला, सिर्फ किताबों की बात हो रही थी या कुछ और भी? सलोनी को यह सवाल अजीब लगा। उसने शांत स्वर में कहा, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? सौरभ ने बात वही खत्म कर दी, लेकिन उसके चेहरे की कठोरता पहली बार साफ दिखाई दी। उस रात सलोनी देर तक सो नहीं सकी। उसे समझ नहीं आया कि आखिर इतनी छोटी सी बात पर सौरभ ने ऐसा सवाल क्यों पूछा। अगले कुछ दिनों तक सब सामान्य दिखता रहा, लेकिन सौरभ अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो सलोनी के लौटने का समय देखने लगा, उसके बैग की जांच करने लगा, उसके फोन पर नजर रखने लगा। सलोनी हर बार मुस्कुराकर सब कुछ दिखा देती, क्योंकि उसे विश्वास था कि सच्चाई से बड़ा कोई जवाब नहीं होता। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जब इंसान के मन में शक घर कर लेता है, तो सच्चाई भी उसे झूठ लगने लगती है। यही वो शुरुआत थी जहां एक खूबसूरत रिश्ता धीरे धीरे टूटने की ओर बढ़ रहा था, और आने वाले दिनों में ये शक ऐसा तूफान बनने वाला था जो सिर्फ एक घर नहीं, 2 जिंदगियां बर्बाद कर देगा। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो मेरा आपसे छोटा सा एक विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हाई पॉइंट भी कर दीजिए। सौरभ के मन में एक बार जो शक का बीज पड़ा था, अब वो हर गुजरते दिन के साथ जहरीला पेड़ बनता जा रहा था। सलोनी जितनी ईमानदारी से अपना हर कदम उसके सामने रखती, सौरभ उतना ही ज्यादा उसे झूठा समझने लगा। अब वो सुबह मजदूरी पर जाने से पहले सलोनी को घूरते हुए कहता, सीधा लाइब्रेरी जाना और सीधा घर लौटना। अगर 1 मिनट भी देर हुई तो अच्छा नहीं होगा। सलोनी हर बार सिर्फ इतना कहती, मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है और आपको एक दिन मुझ पर भी भरोसा हो जाएगा। लेकिन सौरभ के कानों में अब उसकी कोई बात नहीं उतरती थी। कमला और सौरभ के पिता महेंद्र भी हर रोज उसके मन में जहर घोलते रहते। कभी कहते पढ़ाई का बहाना है, कभी कहते आजकल की लड़कियां घर से बाहर निकलते ही बिगड़ जाती है, कभी कहते बहू की चाल ढाल हमें ठीक नहीं लगती। धीरे धीरे पूरा घर सलोनी के खिलाफ हो गया। वो सुबह सबसे पहले उठती, पूरे घर का काम करती, सबके लिए खाना बनाती, कपड़े धोती, फिर किताबें लेकर निकलती, लेकिन उसके किए किसी काम की कोई कीमत नहीं रह गई थी। अब उसके हर कदम पर सवाल उठते थे। एक दिन लाइब्रेरी में मॉक इंटरव्यू का आयोजन हुआ। वहां कुछ अनुभवी अधिकारी आए थे जो प्रतियोगी छात्रों का मार्गदर्शन कर रहे थे। कार्यक्रम थोड़ा लंबा हो गया और सलोनी घर लौटते लौटते लगभग 1 घंटा देर से पहुंची। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने सौरभ खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने बिना कुछ पूछे जोर से सलोनी का हाथ पकड़ लिया
और बोला, बता, कहां से आ रही है? सलोनी घबरा गई, लेकिन उसने शांत स्वर में कहा, आज लाइब्रेरी में मॉक इंटरव्यू था, इसलिए देर हो गई। सौरभ जोर से चिल्लाया, झूठ मत बोल, किसके साथ घूम रही थी? सलोनी ने समझाने की कोशिश की, वहां बहुत सारे छात्र थे, शिक्षक थे, आप चाहे तो चलकर पूछ लीजिए। लेकिन सौरभ अब सुनने की हालत में नहीं था। उसने पहली बार गुस्से में सलोनी के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूरा घर खामोश खड़ा देखता रहा। किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। सलोनी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने पलटकर एक शब्द भी नहीं कहा। उसने सिर्फ इतना कहा, जिस दिन सच सामने आएगा उस दिन आपको अपने इस हाथ पर पछतावा होगा। कमला तुरंत बोली, देखो कैसी जुबान चलाती है, गलती खुद करती है और उल्टा हमारे बेटे को ही दोष देती है। उस रात सलोनी ने पहली बार अपनी डायरी में लिखा, शायद भगवान मुझे किसी बड़ी परीक्षा से गुजार रहे हैं, लेकिन मैं टूटूंगी नहीं। अगले दिन भी उसने उसी तरह घर का काम किया और फिर पढ़ाई के लिए निकल गई। उसे मालूम था कि अगर उसने अपना सपना छोड़ दिया तो वो सिर्फ खुद से नहीं, अपने पूरे परिवार से हार जाएगी। उधर सौरभ का शक अब पागलपन में बदल चुका था। उसने अपने एक दोस्त से सलोनी का पीछा करवाना शुरू कर दिया। दोस्त 2-3 दिन तक उसके पीछे घूमता रहा, लेकिन उसे कुछ भी गलत नहीं मिला। उसने सौरभ से कहा भी कि तेरी पत्नी सचमुच सिर्फ लाइब्रेरी जाती है और वापस घर आती है, लेकिन सौरभ ने उसकी बात भी नहीं मानी। वो बोला, तुमसे बचकर करती होगी। उसी दौरान सलोनी की पहली बड़ी प्रतियोगी परीक्षा हुई। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दी। कुछ हफ्तों बाद परिणाम आया और वो प्रारंभिक परीक्षा पास कर गई। पूरे मोहल्ले में उसकी तारीफ होने लगी। लोग कहने लगे, बहू बहुत होनहार है, एक दिन बड़ा नाम करेगी। लेकिन जहां पूरी दुनिया उसकी सफलता पर खुश थी, वही सौरभ के घर में सन्नाटा था। कमला बोली, पता नहीं कैसे पास हो गई, जरूर किसी की सिफारिश होगी। महेंद्र ने भी ताना मारते हुए कहा, आजकल पैसे देकर सब हो जाता है। सलोनी ये सब सुनकर भी चुप रही। उसे मालूम था कि सफलता जितनी बड़ी होती है, परीक्षा भी उतनी कठिन होती है। अब उसे मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी थी। उसकी पढ़ाई और भी कठिन हो गई। वो रात के 2-2 बजे तक जागती, सुबह फिर 4 बजे उठ जाती। कई बार नींद पूरी न होने के कारण उसकी तबीयत बिगड़ जाती, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन तेज बुखार होने के बावजूद वो किताब लेकर बैठी थी। तभी सौरभ कमरे में आया। उसने किताब उसके हाथ से छीनकर जमीन पर फेंक दी और बोला, अब ये नाटक बंद कर, मुझे तेरी पढ़ाई नहीं तेरे चरित्र की चिंता है। सलोनी ने पहली बार थोड़ा ऊंची आवाज में कहा, मेरे चरित्र पर शक करने से पहले कभी मेरी मेहनत भी देख लीजिए। बस इतना सुनना था कि सौरभ का गुस्सा फिर भड़क उठा। उसने उसे धक्का दिया, जिससे वो दीवार से टकराकर नीचे गिर पड़ी। उसके माथे से हल्का खून निकल आया। फिर भी उसने सौरभ को बद्दुआ नहीं दी। उसने कांपती आवाज में सिर्फ इतना कहा, भगवान करे आपको कभी सच्चाई देखने की ताकत मिले। अगले दिन सलोनी के पिता रमेश अपनी बेटी से मिलने आए। उन्होंने देखा कि उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और माथे पर चोट का निशान था। उन्होंने पूछा, बेटी ये चोट कैसे लगी? सलोनी मुस्कुराकर बोली, रसोई में फिसल गई थी। रमेश सब समझ गए, लेकिन बेटी की इज्जत के लिए चुप रहे। जाते समय उन्होंने सौरभ से कहा, बेटा, सलोनी बहुत मेहनती है, उसका साथ देना। सौरभ ने रूखे स्वर में जवाब दिया, आप अपनी बेटी को पहले घर संभालना सिखाइए। रमेश भारी मन से लौट गए। उस रात सलोनी बहुत रोई, लेकिन उसने अपने आंसू किसी को नहीं दिखाए। उसने आईने में खुद को देखा और धीरे से कहा, मैं हार नहीं मानूंगी। मेरा सपना किसी इंसान के शक से छोटा नहीं है। कुछ दिन बाद मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड आया। परीक्षा शहर में थी, जहां सुबह जल्दी पहुंचना जरूरी था। सलोनी ने सौरभ से कहा, मुझे कल सुबह 5 बजे निकलना होगा।
सौरभ ने ताना मारते हुए कहा, बड़ी खुशी हो रही होगी बाहर जाने की। सलोनी ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन वो परीक्षा देने चली गई। पूरे दिन उसने पूरी लगन से पेपर लिखा। शाम को जब वो घर लौटी तो उसने देखा कि घर के बाहर गांव के कुछ लोग खड़े थे। अंदर जाते ही सौरभ ने उसके सामने कुछ तस्वीरें फेंक दी। उन तस्वीरों में वो परीक्षा केंद्र के बाहर दूसरे अभ्यर्थियों के साथ खड़ी दिखाई दे रही थी। किसी ने दूर से तस्वीरें खींचकर सौरभ को भेज दी थी। सौरभ गुस्से से चिल्लाया, अब भी कहेगी कि तेरा किसी से चक्कर नहीं है। सलोनी ने तस्वीरें उठाई और शांत स्वर में बोली, ये परीक्षा केंद्र है, यहां हजारों लोग थे, क्या सबके साथ मेरा रिश्ता है? लेकिन सौरभ अब पूरी तरह अंधा हो चुका था। उसने पूरे गांव के सामने सलोनी को चरित्रहीन कह दिया। ये शब्द सुनकर सलोनी का दिल टूट गया। उसने पहली बार अपनी आंखों में आंसू लिए सौरभ की तरफ देखा और कहा, आज आपने मेरा नहीं, अपने विश्वास का अंतिम संस्कार कर दिया। जिस दिन आपको सच समझ आएगा, उस दिन शायद बहुत देर हो चुकी होगी। ये कहकर वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाला दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान लेकर आने वाला है। वही दिन जब उसका रिश्ता, उसका घर और उसकी पूरी दुनिया एक ही फैसले में बिखर जाएगी। उस रात पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा था। सलोनी अपने कमरे में बैठी भगवान की छोटी सी तस्वीर के सामने चुपचाप आंसू बहा रही थी। उसे अपने लिए दुख नहीं था। दुख इस बात का था कि जिस इंसान को उसने अपना जीवन साथी माना, जिसने 7 फेरों के समय उसका हाथ पकड़कर हर सुख दुख में साथ निभाने का वचन दिया था, उसी ने बिना किसी सबूत के उसके चरित्र पर उंगली उठा दी। दूसरी तरफ सौरभ के कमरे में कमला, महेंद्र और कुछ रिश्तेदार बैठे हुए थे। सभी एक ही बात कह रहे थे, ऐसी लड़की को घर में रखना पूरे खानदान की बदनामी है। महेंद्र ने गुस्से में कहा, बेटा, जितनी जल्दी हो सके इससे छुटकारा पाले, नहीं तो कल लोग तुझ पर हंसेंगे। सौरभ का दिमाग पहले ही शक से भरा हुआ था। अब परिवार की बातें आग में घी का काम कर रही थी। अगले ही दिन सुबह उसने सलोनी को आंगन में बुलाया। पूरे परिवार के सामने उसने ठंडी आवाज में कहा, मैंने फैसला कर लिया है, अब इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं बचा। सलोनी ने उसकी आंखों में देखते हुए सिर्फ इतना पूछा, क्या आपने एक बार भी सच जानने की कोशिश की? सौरभ बोला, मुझे किसी सफाई की जरूरत नहीं है, मैंने जो देखा वही मेरे लिए सच है। सलोनी ने गहरी सांस ली और कहा, आपने देखा नहीं, सिर्फ दूसरों की बातें सुनी हैं, लेकिन जिस इंसान के मन में भरोसा मर जाता है, उसके सामने 1000 सच भी छोटे पड़ जाते हैं। कमला बीच में बोल पड़ी, बहुत नाटक हो गया, अब यहां से चली जा। सौरभ ने उसी समय तलाक के कागज उसके सामने रख दिए। सलोनी ने उन कागजों को कुछ देर तक देखा। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने किसी से लड़ाई नहीं की, किसी पर आरोप नहीं लगाया। उसने कांपते हाथों से दस्तखत कर दिए। दस्तखत करने के बाद उसने सौरभ की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, आज आपने मुझे नहीं, अपनी किस्मत को ठुकराया है। याद रखिए, जिस दिन सच आपके सामने आएगा, उस दिन मैं आपके जीवन में लौटकर नहीं आऊंगी, लेकिन मेरी मेहनत आपको जरूर दिखाई देगी। इतना कहकर उसने अपने कपड़ों का छोटा सा बैग उठाया, साससुर के पैर छुए। हालांकि किसी ने उसे आशीर्वाद नहीं दिया, फिर बिना पीछे मुड़े उस घर से हमेशा के लिए निकल गई। रास्ते भर उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। जब वो मायके पहुंची तो मां सरिता ने बेटी की हालत देखते ही उसे गले लगा लिया। रमेश सब समझ गए। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ इतना कहा, बेटी, अब ये घर तेरा है, तू फिर से अपनी जिंदगी शुरू कर। सलोनी ने उसी दिन फैसला कर लिया कि अब उसका हर आंसू उसकी मेहनत बनेगा। अगले ही दिन उसने अपनी सारी किताबें निकाली और पहले से भी ज्यादा लगन के साथ पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। घर की आर्थिक हालत बहुत खराब थी। रमेश की तनख्वाह से पूरे परिवार का खर्च मुश्किल से चलता था।
सलोनी ने पास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। सुबह 4 बजे उठती, घर का काम करती, ट्यूशन पढ़ाती, फिर अपनी पढ़ाई करती और रात देर तक किताबों में डूबी रहती। कई बार बिजली चली जाती तो वो लालटेन की रोशनी में पढ़ती। कई बार पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता, लेकिन उसने अपने सपने को भूखा नहीं मरने दिया। दूसरी तरफ सौरभ को लगता था कि उसने बहुत बड़ा सही फैसला लिया है। शुरू शुरू में उसे कोई पछतावा नहीं हुआ। उसने दोस्तों के साथ जश्न भी मनाया। उसी दौरान उसके कुछ गलत दोस्त उसे शराब पिलाने लगे। पहले वो कभी कभार पीता था, अब रोज पीने लगा। मजदूरी से लौटकर सीधा शराब के ठेके पर बैठ जाता। दुकान पर ध्यान देना उसने लगभग छोड़ दिया। ग्राहक लौटने लगे, उधार बढ़ने लगा, लेकिन उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। कमला और महेंद्र भी अब बूढ़े हो रहे थे। दोनों अक्सर बीमार रहने लगे। घर का खर्च बढ़ता गया और आमदनी घटती गई। एक दिन दुकान का सबसे बड़ा ग्राहक दूसरी दुकान पर चला गया। सौरभ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने साफ कहा, तुम अब काम पर ध्यान नहीं देते, शराब में डूबे रहते हो, हम अपना नुकसान नहीं कर सकते। यह सुनकर सौरभ को गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ कर नहीं सका। धीरे धीरे दुकान खाली रहने लगी। मजदूरी भी छूटने लगी, क्योंकि वो अक्सर नशे में पहुंचता था। ठेकेदार ने एक दिन साफ कह दिया, कल से आने की जरूरत नहीं है। उसी समय दूसरी तरफ सलोनी ने मुख्य परीक्षा भी पास कर ली। जब परिणाम आया तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटी। रमेश की आंखों में खुशी के आंसू थे। सरिता ने भगवान के सामने दीपक जलाकर कहा, मेरी बेटी एक दिन जरूर अफसर बनेगी। लेकिन सलोनी ने जश्न मनाने के बजाय इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी। उसे पता था कि मंजिल अभी दूर है। उसने अपनी छोटी बहन की पढ़ाई का खर्च भी उठाना शुरू कर दिया। छोटे भाइयों की फीस भी वही भरती। घर में किसी को किसी चीज की जरूरत होती तो वो सबसे पहले अपनी जरूरत छोड़ देती। उसके लिए परिवार ही उसकी सबसे बड़ी ताकत था। इधर सौरभ की जिंदगी लगातार अंधेरे में डूब रही थी। दुकान पर बैंक का कर्ज चढ़ गया। साहूकार रोज दरवाजे पर आने लगे। इलाज के लिए पहले मां के गहने बिके, फिर खेत का एक हिस्सा बिक गया। लेकिन बीमारी और कर्ज दोनों बढ़ते ही गए। एक दिन महेंद्र को दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल में भर्ती कराने के लिए पैसे नहीं थे। सौरभ ने गांव के कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन जिसने कभी अपने घमंड में किसी की इज्जत नहीं की थी, आज उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। बड़ी मुश्किल से इलाज शुरू हुआ, लेकिन कुछ महीनों बाद महेंद्र इस दुनिया को छोड़ गए। पिता की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि कमला भी सदमे और बीमारी से बिस्तर पर पड़ गई। सौरभ दिन रात शराब में डूबा रहता। मां उसे समझाती, बेटा शराब छोड़ दे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब वो किसी की नहीं सुनता था। कुछ ही महीनों बाद कमला ने भी आखिरी सांस ले ली। अंतिम समय में उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। शायद उसे अपने किए पर पछतावा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माता पिता के जाने के बाद सौरभ बिल्कुल अकेला रह गया। रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया। बची हुई जमीन भी कर्ज चुकाने में बिक गई। दुकान पर बैंक ने ताला लगा दिया। अब उसके पास न घर बचा था, न रोजगार और न ही कोई अपना। उधर सलोनी ने संघ लोक सेवा आयोग के इंटरव्यू में पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने जवाब दिए। जब वो इंटरव्यू देकर बाहर निकली तो उसके चेहरे पर संतोष था। उसने मन ही मन भगवान से कहा, अगर मेरी मेहनत सच्ची है तो मुझे उसका फल जरूर मिलेगा। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी अब पूरी तरह बदलने वाली है, और ठीक उसी समय सौरभ की जिंदगी उसे उस मोड़ पर ले जा रही थी जहां भूख, बीमारी और अकेलापन उसे सड़क पर ला खड़ा करेंगे। समय किसी के लिए नहीं रुकता। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। इन 5 वर्षों ने 2 जिंदगियों की तस्वीर पूरी तरह बदल दी थी। जिस सलोनी को कभी उसके चरित्र पर शक करके घर से निकाल दिया गया था, आज वही सलोनी अपनी मेहनत, ईमानदारी और धैर्य के दम पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित होकर जिले की
जिलाधिकारी बन चुकी थी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद जब उसने पहली बार डीएम कार्यालय में कदम रखा तो उसके मन में न घमंड था, न बदले की भावना, सिर्फ एक संकल्प था कि जिस दर्द से वो गुजरी है वैसा दर्द किसी और बेगुनाह को न झेलना पड़े। जिले का कार्यभार संभालते ही उसने सबसे पहले गरीबों की समस्याओं पर ध्यान देना शुरू किया। सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था सुधारी, स्कूलों का निरीक्षण किया, भ्रष्ट कर्मचारियों पर कार्रवाई की, विधवाओं और बुजुर्गों की पेंशन समय पर पहुंचे इसके लिए विशेष अभियान चलाया। कुछ ही महीनों में लोग कहने लगे कि इतने वर्षों बाद जिले को एक ऐसी डीएम मिली है जो सचमुच जनता के बीच उतरकर काम करती है। दूसरी तरफ सौरभ की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे पहचानना भी मुश्किल था। कभी मजबूत शरीर वाला नौजवान अब हड्डियों का ढांचा बन चुका था। बढ़ी हुई दाढ़ी, फटे हुए कपड़े, धंसी हुई आंखें और कांपते हुए हाथ उसकी बर्बादी की पूरी कहानी कह रहे थे। शराब ने उसका शरीर भी तोड़ दिया था और किस्मत ने उसका आत्मविश्वास भी। घर बिक चुका था, दुकान कब की नीलाम हो चुकी थी और गांव वालों ने भी उससे दूरी बना ली थी। कई दिन ऐसे गुजरते जब उसे भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता। आखिर एक दिन भूख ने उसका आखिरी घमंड भी तोड़ दिया। उसने मंदिर के बाहर बैठकर हाथ फैलाना शुरू कर दिया। पहले दिन उसके हाथ कांप रहे थे, उसे अपने ऊपर शर्म आ रही थी, लेकिन पेट की आग इंसान से सब कुछ करवा देती है। धीरे धीरे वही मंदिर उसका ठिकाना बन गया। सुबह मंदिर खुलने से पहले वो सीढ़ियों के किनारे बैठ जाता और शाम तक लोगों से मिलने वाले कुछ सिक्कों से अपना पेट भरता। कई लोग उसे दुत्कारते, कई लोग बिना देखे निकल जाते और कुछ लोग दया करके 2 रोटी दे देते। अब उसके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। एक सुबह जिले के प्रसिद्ध शिव मंदिर में विशेष सफाई अभियान और व्यवस्थाओं के निरीक्षण के लिए डीएम सलोनी पहुंची। मंदिर के बाहर पुलिस बल, अधिकारी और मीडिया मौजूद थे। सलोनी हमेशा की तरह बिना किसी दिखावे के हर व्यवस्था खुद देख रही थी। उसने मंदिर परिसर में बैठे बुजुर्गों से बात की, प्रसाद की दुकानों का निरीक्षण किया और फिर मुख्य सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। तभी उसकी नजर सीढ़ियों के किनारे बैठे एक भिखारी पर पड़ी। वो आदमी सिर झुकाए बैठा था। उसके सामने एक पुराना कटोरा रखा था और होठों पर सिर्फ एक ही शब्द था, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। सलोनी के कदम अचानक वहीं रुक गए। उसने उस चेहरे को ध्यान से देखा। बढ़ी हुई दाढ़ी और झुर्रियों के पीछे भी वो चेहरा उसके लिए अनजान नहीं था। वो सौरभ था, वही सौरभ जिसने कभी उसे चरित्रहीन कहकर घर से निकाल दिया था। वही सौरभ जिसने बिना किसी गलती के उसके सपनों को कुचलने की कोशिश की थी। एक पल के लिए सलोनी की आंखें भर आई, लेकिन अगले ही क्षण उसने खुद को संभाल लिया। उसके साथ चल रहे अधिकारियों ने पूछा, मैडम क्या हुआ? सलोनी ने तुरंत अपने भाव छिपाते हुए कहा, कुछ नहीं, आगे चलिए। लेकिन उसके कदम आगे नहीं बढ़े। उसने दूर खड़े अपने विशेष कार्याधिकारी को बुलाया और धीरे से कहा, उस बुजुर्ग नहीं, उस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी पता कराइए, अभी और यहीं। अधिकारी तुरंत वहां मौजूद लोगों से पूछताछ करने लगा। कुछ ही देर में उसने लौटकर बताया, मैडम, इसका नाम सौरभ है, पहले मजदूरी करता था, छोटी दुकान भी थी, शराब की लत लग गई, सब कुछ बिक गया, अब कई महीनों से यही भीख मांगकर गुजारा कर रहा है, इसका कोई अपना भी नहीं है। ये सुनते ही सलोनी ने आंखें बंद कर ली। उसके सामने 5 साल पुरानी हर घटना किसी फिल्म की तरह घूमने लगी। थप्पड़, अपमान, झूठे आरोप, तलाक के कागज, वो आखिरी विदाई, सब कुछ। लेकिन अगले ही पल उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अगर मैंने भी नफरत को चुना तो मुझमें और उसमें फर्क क्या रहेगा? उसने अधिकारी से कहा, अभी किसी को कुछ मत बताइए कि मैं इसे जानती हूं। इसे सरकारी आश्रय गृह में शिफ्ट कराइए। पहले पूरा मेडिकल चेकअप कराइए, अच्छे डॉक्टर से इलाज शुरू कराइए,
नए कपड़े दिलाइए, और अगर ये काम करने लायक हो तो पुनर्वास योजना के तहत कोई सम्मानजनक काम भी दिलाइए। लेकिन ध्यान रहे, इसे कभी पता नहीं चलना चाहिए कि ये सब मेरे कहने पर हो रहा है। अधिकारी ने हैरानी से पूछा, मैडम, क्या आप इन्हें पहले से जानती है? सलोनी ने सिर्फ इतना कहा, हर जरूरतमंद की मदद करना मेरा कर्तव्य है, बस उतना ही समझिए। उसी समय सौरभ ने पहली बार सिर उठाकर सलोनी की तरफ देखा। उसके सामने खड़ी महिला को देखकर उसे सिर्फ इतना महसूस हुआ कि कोई बड़ी अधिकारी आई है। 5 सालों ने सलोनी का व्यक्तित्व इतना बदल दिया था कि वो उसे पहचान ही नहीं पाया। सलोनी ने भी उसकी तरफ दोबारा नहीं देखा। वो मंदिर के अंदर चली गई, लेकिन भगवान के सामने पहुंचते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने मुझे इतना मजबूत बना दिया कि मैं बदला लेने के बजाय किसी का जीवन बचाने का फैसला कर सकी। शायद यही आपकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। उधर मंदिर के बाहर प्रशासन के लोग सौरभ को सम्मान के साथ सरकारी वाहन में बैठाकर अस्पताल ले गए। सौरभ बार बार पूछ रहा था, मैंने क्या गलती कर दी? मुझे कहां ले जा रहे हो? कर्मचारियों ने मुस्कुराकर कहा, किसी ने आपकी मदद करने का फैसला किया है, अब आपको भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। सौरभ की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी जैसी टूटी हुई जिंदगी पर किसे दया आ गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिसकी जिंदगी उसने कभी अपने शक और घमंड से बर्बाद करने की कोशिश की थी, आज उसी इंसान की इंसानियत उसे मौत के मुंह से वापस खींच रही थी, और बहुत जल्द उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उसके सामने आने वाला था। अस्पताल में भर्ती होने के बाद सौरभ का कई दिनों तक इलाज चलता रहा। डॉक्टरों ने बताया कि लंबे समय तक शराब पीने, भूखे रहने और सड़क पर रहने की वजह से उसका शरीर पूरी तरह कमजोर हो चुका है। प्रशासन की तरफ से उसके लिए अच्छे कपड़े लाए गए, पौष्टिक खाना दिया जाने लगा और दवाइयों का पूरा इंतजाम किया गया। सौरभ हर दिन यही सोचता रहता कि आखिर कौन है जिसने एक भिखारी पर इतना पैसा खर्च कर दिया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उसे सरकारी पुनर्वास केंद्र भेज दिया गया, जहां उसे छोटे मोटे काम सिखाए जाने लगे। कुछ दिनों बाद जिला प्रशासन की योजना के तहत उसे मंदिर के पास बने एक सेवा केंद्र में सफाई और व्यवस्था देखने की नौकरी मिल गई। पहली बार कई वर्षों बाद उसने मेहनत की कमाई से अपने हाथ में पैसे देखे। उस रात उसने भगवान के सामने बैठकर बहुत देर तक रोते हुए कहा, मैंने अपनी जिंदगी अपने ही हाथों से बर्बाद कर दी। अगर मुझे एक मौका और मिल जाए तो मैं कभी किसी पर बिना सबूत के शक नहीं करूंगा। उधर सलोनी पहले की तरह अपने काम में लगी रही। उसने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि सौरभ उसे पहचान पाया या नहीं। उसके लिए इतना काफी था कि एक इंसान फिर से सम्मान के साथ जीने लगा है। कई महीने बीत गए। एक दिन जिला प्रशासन की तरफ से पुनर्वास योजना के लाभार्थियों का सम्मान समारोह रखा गया। सौरभ को भी बुलाया गया, क्योंकि उसने ईमानदारी से काम करके सबका विश्वास जीत लिया था। कार्यक्रम में जिले के कई अधिकारी मौजूद थे। कुछ देर बाद मंच पर जिलाधिकारी सलोनी पहुंची। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सौरभ भी बाकी लोगों की तरह खड़ा हो गया। जैसे ही उसकी नजर मंच पर गई, उसके हाथ कांपने लगे। उसने दोबारा ध्यान से देखा। सामने खड़ी जिलाधिकारी कोई और नहीं बल्कि सलोनी थी। उसकी सांसें तेज हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। उसकी आंखों के सामने 5 साल पुरानी हर घटना घूमने लगी। वो थप्पड़, वो अपमान, वो झूठे आरोप, तलाक के कागज और सलोनी की वो आखिरी बात, एक दिन मेरी मेहनत तुम्हें सब कुछ दिखा देगी। आज वही दिन उसके सामने खड़ा था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सौरभ सीधे सलोनी के सामने पहुंचा। वहां मौजूद अधिकारी उसे रोकने लगे, लेकिन सलोनी ने इशारे से सबको पीछे हट जाने को कहा। अगले ही पल सौरभ उसके पैरों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो कांपती हुई आवाज में बोला, सलोनी, मुझे माफ कर दो।
मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। मैंने तुम्हारे चरित्र पर शक किया, तुम्हें मारा, तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाया। आज भगवान ने मुझे मेरे हर पाप की सजा दे दी। मैं सब कुछ हार गया। अगर उस दिन मैं तुम्हारा साथ देता तो शायद आज मेरी जिंदगी भी अलग होती। सलोनी कुछ पल तक चुपचाप उसे देखती रही। उसकी आंखें भी नम थी, लेकिन चेहरे पर वही शांति थी जिसने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था। उसने धीरे से कहा, सौरभ, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी गलती तब होती है जब वो बिना सच जाने फैसला कर लेता है। तुमने मेरे चरित्र पर नहीं, मेरे आत्मसम्मान पर शक किया था। उस दिन अगर मैं टूट जाती तो शायद आज यहां खड़ी नहीं होती। तुम्हारे एक फैसले ने मुझे बहुत दर्द दिया, लेकिन उसी दर्द ने मुझे मजबूत भी बना दिया। सौरभ रोते हुए बोला, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? सलोनी ने बिना एक पल गवाए जवाब दिया, मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ कर दिया था। जिस दिन मंदिर के बाहर तुम्हें भीख मांगते देखा था, उसी दिन मेरे मन से सारी नफरत खत्म हो गई थी। अगर मैं बदला लेती तो शायद मैं भी वही बन जाती जो कभी तुम थे। इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की, लेकिन अपना नाम इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें एहसान का बोझ महसूस हो। यह सुनते ही सौरभ की आंखें और भर आई। वो हैरानी से बोला, तो अस्पताल, इलाज, नौकरी, रहने की व्यवस्था, ये सब? सलोनी ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा, हां, ये सब मैंने ही कराया था। लेकिन एक जिलाधिकारी होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, तुम्हारी पूर्व पत्नी होने के नाते नहीं, क्योंकि मेरा रिश्ता तुमसे उस दिन खत्म हो गया था जिस दिन तुमने भरोसे की जगह शक को चुन लिया था। सौरभ सिर झुकाकर खड़ा रहा। उसके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। सलोनी ने शांत स्वर में कहा, जिंदगी हर इंसान को दूसरा मौका देती है, लेकिन वही रिश्ता दूसरा मौका नहीं पाता जिसमें विश्वास मर चुका हो। इसलिए अपने अतीत को रोकर मत बिताओ। मेहनत करो, ईमानदारी से जियो और किसी भी औरत के सम्मान पर कभी सवाल मत उठाना जब तक तुम्हारे पास सच न हो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रायश्चित होगा। इतना कहकर सलोनी वहां से जाने लगी। तभी सौरभ ने कांपती आवाज में कहा, आज मुझे समझ आया कि पढ़ाई सिर्फ नौकरी नहीं देती, इंसान को बड़ा दिल भी देती है। मैं तुम्हारे साथ रहने के लायक कभी था ही नहीं। सलोनी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, नहीं सौरभ, इंसान की औकात उसका काम तय नहीं करता, उसका चरित्र तय करता है। तुम मजदूर थे, उसमें कोई कमी नहीं थी। कमी तुम्हारे घमंड और तुम्हारे शक में थी। अगर उस दिन तुमने भरोसा किया होता तो शायद हमारी कहानी कुछ और होती। इतना कहकर वो अपनी सरकारी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। सौरभ दूर खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा। इस बार उसकी आंखों में उसे वापस पाने की चाहत नहीं थी, सिर्फ सम्मान था। उसने उसी दिन शराब को हमेशा के लिए छोड़ने की कसम खाई। वो पूरी ईमानदारी से अपने काम में जुट गया और जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगा। जब भी कोई पति अपनी पत्नी पर बिना वजह शक करता, सौरभ उसे अपनी कहानी सुनाता और कहता, भरोसा टूट जाए तो घर टूटने में देर नहीं लगती, और जब सच सामने आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दूसरी तरफ सलोनी पहले की तरह अपने जिले की सेवा करती रही। उसने अपने माता पिता का सपना पूरा किया, भाई बहनों को पढ़ाया और हजारों गरीब परिवारों की जिंदगी संवार दी। लोग उसे एक सख्त लेकिन दयालु जिलाधिकारी के रूप में याद करने लगे। वर्षों बाद भी जब जिले में उसकी चर्चा होती तो लोग कहते थे, असली ताकत बदला लेने में नहीं, माफ करके आगे बढ़ जाने में होती है। और सलोनी ने यह बात अपनी पूरी जिंदगी से साबित कर दी। कहानी यही खत्म होती है, लेकिन एक सीख हमेशा छोड़ जाती है कि किसी भी रिश्ते की नींव प्यार से पहले विश्वास पर टिकती है। जिस दिन विश्वास टूटता है उसी दिन रिश्ता भी टूट जाता है, और मेहनत से हासिल की गई पहचान एक दिन हर झूठे आरोप का सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की नई कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।
और अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।